नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौहान फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को मजे से सुचारू रूप से चला रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कर्मयोगी बैच जो हम चला रहे हैं उसकी क्लासेस निरंतर, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे साइंस हो, उन सब की क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, तो उसी क्रम में पहला जो पार्ट था इस वीडियो का वो मैं पहले ही दे चुका हूं। आप YouTube चैनल पर जाकर उससे सर्च कर सकते हैं और इससे पहले की कहानी पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कोशिका जो है किस तरह से कोशिका विज्ञान जो है डेवलप हुआ, उसकी स्टडी हमने करना शुरू किया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोशिका अंगों के बारे में, जो डिफरेंट कोशिका अंग होते हैं उनके बारे में। ठीक है, सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो जैसा हमने देखा कोशिका कुछ इस तरह की दिखती है। ये जो कोशिका है वो बेटा कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका, पादप कोशिका या फिर कह सकते हो प्लांट सेल। और ये है बेटा एनिमल सेल, एनिमल सेल जिसको हम जंतु कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे बेटा कि छोटी सी कोशिका के अंदर कितने सारे अंग, ये किस तरह से दिखाई दिए होंगे। मैंने आपको बताया था कि शुरुआती दौर में जैसे रॉबर्ट हुक हुए, उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू कोशिका को देखा। सिंपल माइक्रोस्कोप था, लेकिन इतने छोटे अंगों को देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा, पहली बात। तो हुआ क्या कि 1931 में, एक मिनट में कलम चेंज कर लेता हूं बेटा। 1931 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए, फिजिसिस्ट हुए, जिनका नाम था अर्नेस्ट, जिनका नाम है अर्नेस्ट रुस्का। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका मतलब क्या है कि ये इतनी छोटी चीजों को देख सकता है जो शायद ह्यूमन आइज के लिए कभी कैपेबल नहीं हो पाता। ठीक है, एक छोटी सी कोशिका जो हमें वैसे दिखाई नहीं देती, उसके अंदर भी इतने छोटे छोटे अंगों को देखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? एक इतने एडवांस माइक्रोस्कोप की, जो इतनी छोटी माइक्रो लेवल की चीजों को देख सके। ठीक है, तो किसने खोज करी बेटा इसकी? अर्नेस्ट रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करी। कब करी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1931 में। और इसके लिए बेटा फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला 1986 में। 1986 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी कोशिकाएं और उनके अंदर भी ये सारे अंग हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब पढ़ते हैं हम सारे कोशिका अंगों के बारे में एक एक करके। ठीक, तो सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका हूं पहली क्लास में, कोशिका झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है? ये आउटर कवरिंग है इसकी, कोशिका की बेटा क्या है? आउटर कवरिंग पूरी तरह से कोशिका को प्रोटेक्ट करके रखती है। और एक ऐसी झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? ये उन्हीं चीजों को अंदर लेगी जिसकी इसको जरूरत है, और उन्हीं चीजों को बाहर निकालेगी जो एक तरीके से इसके लिए वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, बाकी चीजों को ये अंदर और बाहर नहीं करेगी। ठीक, किसकी बनी होती है? मैंने ये भी बता दिया था आपको, फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक, और कोशिका के भीतर वातावरण को स्थिर बनाए रखती है। और इसकी खोज जो करी गई वो किसके द्वारा करी गई बेटा? कार्ल नागेली के द्वारा और चार्ल्स क्राफ्ट, दो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा इसकी खोज करी गई। ठीक, कोशिका झिल्ली। दूसरी चीज हमने बात करी थी कोशिका भित्ति की, सेल वॉल। ये थोड़ी सी मजबूत होती है और ये कहां पे पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये पाई जाएगी, प्लांट सेल। और इससे क्या होता है बेटा? इससे प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन काय की बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या सिर्फ प्लांट्स में ही होती है कोशिका भित्ति? नहीं, कवक में भी होती है। कवक, कवक क्या होते हैं? कवक को बोलते हैं, आपका इंग्लिश में बोलेंगे कवक को फंजाई। ठीक है, फंजाई। और इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है बेटा काइटिन की। काय की?
काइटिन। काइटिन की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो कुछ आपने इंसेक्ट्स भी देखे होंगे जिनके ऊपर आउटर कवरिंग होती है, उसकी वो भी काइटिन की बनी होती है। ठीक, इसके अलावा कोशिका भित्ति और किस में पाई जाती है? एल्गी में पाई जाती है। एल्गी, एल्गी क्या है? एक तरीके का प्लांट ही होता है, उसमें भी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज उसकी। ठीक है, तो इन सारी चीजों में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये पौधों में पाई जाती है, मुख्य घटक इसका सेल्यूलोज है और पौधों को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए इसका यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई आउटर कवरिंग की बात। अब चलते हैं अंदर कोशिका के। कोशिका के अंदर जैसे ही जाओगे तो एक द्रव्य मिलेगा तुम्हें, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य का मतलब होता है एक लिक्विड जैसा, लेकिन कैसा लिक्विड होता है? वो थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इंग्लिश में आप बोल सकते हो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थॉमस ह्यूक्सली। इन्होंने इस चीज को, जीव द्रव्य को, जीवन का आधार बताया, बेस ऑफ लाइफ। बेस ऑफ लाइफ, इसके बिना लाइफ है ही नहीं, जीवन का आधार। कोशिका द्रव्य जो है बेटा दो तरह का होता है। जैसे मान के चलिए एक ये सेल है, एक सेल के अंदर ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो एक तो कोशिका द्रव्य इसके आसपास भरा होता है, एक इसके अंदर भरा होता है। इसके जो आसपास भरा है उसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, या फिर कह सकते हो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर जो भरा होता है किसके? केंद्रक के, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक द्रव्य। बात समझ में आई? दो तरह का द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहां भरा हुआ है? कोशिका झिल्ली के अंदर, और जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव्य भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और जो द्रव्य इस नाभिक के अंदर भरा होता है, केंद्रक के अंदर भरा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहा जाता है। और जीवन का आधार करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे बेटा? इसको थॉमस हुक्सली। ठीक है, इसमें कोशिका अंग जितने भी हैं वो निलंबित रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। अगर मान के चलो ये नहीं होगा तो सारे कोशिका अंग जो होंगे ना वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये गाढ़ा होता है तो वो उस तरह से इनको चिपकने नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो इसी की वजह से होती है। ये वाटर दे देता है उस चीज को। इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें होती हैं? वाटर होता है बेटा, 80% तो वाटर ही होता है इसमें। किसमें? जीव द्रव्य में। 80% के अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, इसके अंदर वसा भी होती है, फैट्स, वसा, ये सारी चीजों से मिलकर बना होता है। और कुछ मात्रा में, छोटी सी मात्रा में न्यूक्लिक एसिड भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और कुछ आयंस भी होते हैं। आयंस काय के? जैसे सोडियम के आयन हो गए, कैल्शियम के आयन हो गए, इस तरह के आयंस भी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है? जीव द्रव्य। और उसी जीव द्रव्य की वजह से पूरी जो एक सेल होती है उसमें क्या होता है? रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, या फिर कह सकते हो कि जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो इसी की वजह से हो पा रही है। अगर पानी नहीं होगा तो अभिक्रिया कैसे होंगी? सीधी सी बात है। कोशिका अंगों को सही स्थान बनाने में मदद करता है। जैसे जो स्थान है कोशिका अंग का वो उसी जगह पर रहे, उसमें ये मदद करता है। ये नहीं होगा तो सारी कोशिका अंग क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से चिपक जाएंगे, लड़ जाएंगे। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी। ठीक है, किसने करी? रॉबर्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कोशिका का अंग है वो है केंद्रक। ये सिर्फ केंद्र में रहता है। पहली बात तो मैंने बता दिया, कुछ इस तरह की कोशिका है आपकी, उसके केंद्र में होगा इस तरह से। ठीक है, ये सारी कोशिका की जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं कोशिकांग, उनको कंट्रोल करता है। सबको क्या कर रहा है? कंट्रोल करने का काम है इसका। इसी वजह से इसको और क्या बोलते हैं?
ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क, ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क है ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन क्या करता है, हमारी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इसी तरह कोशिका के अंदर कौन कर रहा है काम, केंद्रक कर रहा है, इस वजह से इसे ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, यह कोशिका केंद्रीय भाग में होता है, पहली बात तो इसकी पोजीशन पता चल गई हमें, एकदम सेंटर में होगा, ऐसा नहीं कि एकदम ही सेंटर में होगा, लगभग सेंटर में होगा, ठीक है, जिसमें दो परतों की झिल्ली होती है, दो परतें होती है इसमें, कौन कौन सी परतें होती है बेटा, एक तो होती है न्यूक्लियोलस, ठीक है, और एक होती है क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन गुणसूत्र जो बनते हैं ना अपने क्रोमोसोम्स, उनको बनाने में मदद करता है क्रोमेटिन, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और क्या होता है क्रोमेटिन के अंदर, क्रोमेटिन के अंदर हमारी जो पूरी जानकारी है, पूरा जैसे हमारे एक नाक होगी, हमारे दो कान होंगे, ठीक है, इस तरह से पूरी बॉडी की जो जानकारी है वो डीएनए में होती है, ठीक है, तो डीएनए कहां होता है, डीएनए भी केंद्रक में होता है, और पर्टिकुलर जगह कौन सी है उसकी, क्रोमेटिन, ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं। अच्छा, राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण भी किसमें होता है, केंद्रक के अंदर, ठीक, केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, ये मैं बता चुका हूं तुम्हें, सारे कार्य जो होंगे कोशिका के अंदर वो किसको कौन नियंत्रित कर रहा है, केंद्रक। आनुवांशिक जानकारी यानी डीएनए वगैरह कहां पे होता है, सिर्फ किसके अंदर, केंद्रक के अंदर, और इसकी खोज भी किसने करी बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं सबसे एक और इंपॉर्टेंट जो कोशिका अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है वो एक एक सेल की एनर्जी है, एक एक जितनी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स हैं उन सब की एनर्जी मिलकर हमारी बॉडी एनर्जी लेती है। अब इस एनर्जी को जनरेट करने का काम, एनर्जी को जनरेट करने का काम किसका है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका का ऊर्जा निर्माण करता, ठीक है, यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ये ऊर्जा ग्रह है या फिर पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, या शक्ति ग्रह कह सकते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का, तो आप क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर वो किस रूप में जनरेट होती है, एटीपी के रूप में जनरेट होती है, ये आपको पता ही होगा, एटीपी, एटीपी फुल फॉर्म पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसे एनर्जी की करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी की करेंसी, जो भी एनर्जी की करेंसी किसे बोलेंगे, एटीपी को, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में, उस एटीपी को जनरेट करने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम है रिचर्ड ऑल्टमैन। अच्छा, ये दिखाई कैसी देती है, कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है पहली बात तो, एक तो आउटर कवरिंग होती है, एक अंदर कवरिंग और होती है इसकी, इस तरह से, ठीक है, इस अंदर की कवरिंग को बोलते हैं बेटा क्रिस्टल। एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा याद रखना, जो अंदर की कवरिंग होती है ना, अंदर की जो परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। किसके अंदर पाई जाती है क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, दूसरी कवरिंग है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है, देखो, यह प्रोटीन और आरएनए के से बड़ा एक आकार अंगक है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का काम, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस इसी के द्वारा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने का काम इसका है, किसका, राइबोसोम का, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोई चीज बनती है फैक्ट्री में बनती है, तो अगर ये प्रोटीन अगर इसमें बन रही है राइबोसोम में, तो इस वजह से राइबोसोम को क्या बोला जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्वेश्चन बनता है प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं, क्या क्या बताएंगे, राइबोसोम को, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है बेटा, जॉर्ज पेडल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक और कोशिकांग की बात करते हैं, जिसका नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। ईआर को और क्या बोला जाता है, परिवहन
में मदद करता है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र किसका? कोशिका का। कोशिका का परिवहन तंत्र बोला जाता है इसको, या फिर कह सकते हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले बात करते हैं रफ की, रफ ईआर की। रफ ईआर का मतलब क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन इसमें छोटे छोटे क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं इस तरह से, जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन भी बनाते हैं। ठीक, यहां पर प्रोटीन भी बनती है। रफ किसकी वजह से हो जाता है ये? राइबोसोम्स की वजह से। जो राइबोसोम्स इसकी बॉडी पे चिपके होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। एक होता है स्मूथ, स्मूथ में कोई भी राइबोसोम चिपका नहीं होता इसकी बॉडी पे, इस वजह से ये, इसका काम क्या है बेटा, लिपिड संश्लेषण का, लिपिड्स सिंथेसिस। ठीक है, तो स्मूथ एक तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है, इस राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और दूसरा है स्मूथ, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, पहली बात मैं बता चुका हूं, राइबोसोम इसमें नहीं मिलेगा तुम्हें, और ये लिपिड संश्लेषण और विसरण में सहायता करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह में उसमें सहायता करता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पूरे को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, परिवहन तंत्र किसका, कोशिका का। खोज करता है इसके कौन है, कीथ पॉटर, इन्होंने इसकी खोज करी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक क्वेश्चन बनता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, कि मैंने बताया अभी कि केंद्र के अंदर डीएनए होता है, लेकिन एक जगह एक कोशिका अंग में और डीएनए होता है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रक के अलावा डीएनए और कहां पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहां पर डीएनए भी पाया जाता है, ये वैसे लिखा हुआ है इसमें, मैं बताना भूल गया आपको। और ये पूरी तरह से अपने आप को संभालने में या फिर अपने आप फंक्शन करवाने में पूरी तरह से ये सक्षम है, इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा गोल्जी कॉय की। ठीक है, गोल्जी कॉय की संरचना कुछ इस तरह की होती है, इस तरह का कुछ दिखाई देता है गोल्जी कॉय। ठीक है, ये थैलियां जो हैं इस तरह की, ये सारी, इनको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर। इन सारी ये सारी झिल्लीदार होती हैं। ठीक, होता क्या है इसमें, कोशिका द्वारा उत्पन्न प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग और श्रावण का कार्य करता है। दो काम है इसके, एक तो इनको पैकेज करेगा, स्टोर करेगा, पैकेजिंग, और जब जरूरत होगी तो इन चीजों का क्या करेगा, रिसाव भी करेगा। श्रावण का मतलब होता है रिसाव। ठीक है, रिसाव भी होता है इसके द्वारा, या फिर कह सकते हो सीक्रीशन। सीक्रीशन और पैकेजिंग का मतलब स्टोरेज, स्टोरेज करके रखेगा, और जब जरूरत होगी जब रिसाव भी करेगा। किसका, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। ठीक है, कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन भी करता है, और भी कोशिका के भीतर जो भी पदार्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनका क्या करेगा, ये परिवहन भी करेगा। तो इसको डाकिया भी बोलते हैं, डाकघर। क्या बोलेंगे, कोशिका का डाकघर, डाकघर कोशिका का, या फिर यहां पे लिख देता हूं कोशिका का डाकघर। ये क्वेश्चन आते हैं, कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो किसको बोलेंगे, गोल्जी कॉय को, गोल्जी कॉय या फिर गोल्जी निकाय। इसकी खोजकर्ता जो थे वो कैमिलो गोल्जी थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। कब खोज करी, 1898। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। इसके अलावा अब बात करते हैं लाइसोसोम की। ठीक है, ये भी एक इंपोर्टेंट कह सकते हो कोशिका अंग है, जिसका बहुत इंपोर्टेंट काम है पूरे कोशिका के फंक्शन में। लाइसोसोम क्या होता है, एक गोल आकार की झिल्लीदार संरचना होती है जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स होते हैं इसमें। इन एंजाइम्स का काम क्या है, जो भी कोशिकाएं मर जाती हैं, जैसे मान के चलो अगर आपको चोट आ गई, या फिर आपको किसी ने डंडा मार दिया यहां पर, या यहां पे मार दिया, तो आपने देखा होगा कि पूरी जो स्किन है वो नीली नीली पड़ जाती है। ठीक है, ब्लूइश हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्किन है वहां पर जो कोशिका थी बेटा, सेल्स थी, वो क्या हो गई, डेड हो गई।
लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो डेड सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे फिर से सही होने लगती हैं, वहां पर जो ब्लूइश या ब्लैकिश जो भी स्पॉट पड़ जाते हैं वो फिर से सही होने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मरी हुई कोशिका थी वो पचा ली गई है, किसके द्वारा? लाइसोसोम के द्वारा। लाइसोसोम क्या होती है? छोटी छोटी थैलियां होती है, इसमें क्या भरा होता है? इसमें एंजाइम भरा होता है जो पाचन का काम करता है। एंजाइम से पता ही है, एंजाइम क्या करता है? चीजों को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, पाचन का काम कर देता है। तो कोशिका जो मरी गई है उनको पचा लेता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली, या फिर कह सकते हैं इसको सुसाइडल बैग्स। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, सुसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैली कोशिका की किसे कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि जैसे इसको कोई कोशिका मरी हुई दिखाई देती है तो अपने आप फट जाती है थैली, उसमें से एंजाइम निकलता है और एंजाइम उस कोशिका को, जो मरी हुई कोशिका है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, यानी पचा लेता है, ठीक है। तो कोशिका, इसके खोजकर्ता जो थे बेटा वो थे क्रिश्चियन डी ड्यू। 1955 में इसकी खोज करी। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ और भी होते हैं कोशिका के अंदर उनको भी पचाने का काम करता है और मरी हुई कोशिकाओं को भी पचाने का काम करता है, ठीक है। अब तुम कहोगे मर गई है कोशिका तो उसमें कैसे मिलेगा ये? तो मान के चलो अगर एक एरिया, जैसे हाथ में आपके चोट आई तो एक एरिया की जब कोशिकाएं मर चुकी हैं यहाँ की, तो साइड वाली जो कोशिकाएं हैं आसपास की, वो क्या करेंगी? इन कोशिकाओं में आत्मघाती थैली के द्वारा या फिर लाइसोसोम के द्वारा जो एंजाइम क्या करेंगे? रिसाव होगा और उस एंजाइम के थ्रू धीरे धीरे टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे सारी कोशिकाएं पच जाएंगी, यहाँ पर सारी कोशिकाएं डाइजेस्ट हो जाएंगी, ब्रेकडाउन हो जाएंगी और यहाँ पर जो स्पॉट था तुम्हारा वो नई कोशिकाएं जन्म लेंगी और वो स्पॉट ठीक हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं केंद्रकाय की। ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? इसको बोलते हैं सेंट्रीसोम, ठीक है। और कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? एक सेल टूटकर नई सेल्स को जन्म देती है। हमारी बॉडी ग्रो करती है किसकी वजह से करेगी? सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन होगा तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। सेल डिवीजन करवाने में जो सहायता करता है उसका नाम है सेंट्रीसोम, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रकाय। और सेल डिवीजन के थ्रू ही हमारी बॉडी ग्रो करती है और सेल डिवीजन के थ्रू ही कोई अगर घाव हो जाता है तो भर जाता है। कोई घाव हो गया, कट गया, यहां पर कैसे जुड़ जाता है? वो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं, एक कोशिका दो कोशिका बनती है, दो कोशिका चार, इस तरह से वो पूरी जो आपका घाव है वो भर जाता है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन मानव शरीर में कहां पे होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो है या फिर सेल डिवीजन है मानव शरीर में कौन से अंग में होता है? तो आप कहेंगे लिवर में। किसमें? लिवर के अंदर। लिवर की जो कोशिकाएं वो सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होता है उनमें, ठीक। और सबसे कम कहां पे होता है? मस्तिष्क में। सबसे कम कहां पे होगा? ये तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन हाई, या फिर कह सकते हो यहां पर हाईएस्ट सेल डिवीजन, हाईएस्ट सेल डिवीजन। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मस्तिष्क की कोशिकाओं की, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क, तो यहां पर बेटा सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। यानी अगर सिर में चोट आ गई, अंदर, यहां पे नहीं, खोपड़े में नहीं, अंदर जो तुम्हारा मस्तिष्क है, ब्रेन, उसमें अगर चोट आ गई तो ये मान के चलिए कि इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोशिकाएं इतनी तेज डिवीजन नहीं हो रहा है जिससे वो घाव भर जाए जल्दी से। वो बहुत टाइम लगता है घाव भरने में, ठीक है, तब तक आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो लोएस्ट सेल डिवीजन कहां पे पाया जाता है? लोएस्ट सेल डिवीजन मस्तिष्क की कोशिकाओं में। ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। लिवर की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं जो आती हैं उनमें सबसे कम सेल डिवीजन होता है, ठीक। यहां पे एक बार को कैंसर हो गया या फिर कोई चोट आ गई, अगर मान के चलो लिवर काट भी दिया जाता है ना, तो वो लिवर अपने आप को सही कर लेता है, इतनी जल्दी यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। बहुत सारे लोगों का सुना होगा लिवर को डोनेट कर दिया। डोनेट का मतलब पूरा नहीं किया, उन्होंने काट कर किया है। काट कर करने के बाद भी जो जिसने दिया डोनर ने, उसका भी ठीक हो जाएगा, उसका भी भर जाएगा सारा, और जिसको दिया गया कटा हुआ उसका भी भर जाएगा। इतनी जल्दी होता है। ब्रेन को करके देखोगे तो करने से पहले काम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के बाद ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। क्रोमोसोमों के विभाजन
विभाजित करने में भी मदद करता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोटिन, क्रोमोटिन क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, उनको विभाजन करने में भी मदद करता है। दूसरी चीज, इसको ऑर्गेनाइजर भी बोला जाता है। किसका? सेल का। सेल का ऑर्गेनाइजर है मैनेजर। किसको बोला जाता है? सेंट्रिसोम को। और इसके खोजकर्ता जो है वो है थियोडर बोवेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आते हैं प्लांट सेल। देखो मैंने बताया था कि अगर एक तो पादप सेल है, पादप, पादप का मतलब प्लांट, और एक जंतु सेल है, जंतु कोशिका, एनिमल। इनमें कुछ अंतर होता है। पहली बात तो पादप कोशिका में सेल वॉल होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पादप सेलिका में, वो पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इसके नीचे, इसके अंदर होती है। तीसरी चीज, प्लास्टिड्स होते हैं इसमें, प्लास्टिड्स इसमें नहीं होते। इसमें ये है तुम्हारी रिक्तिका, या फिर उसको बोलते हैं वैक्यूल, ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बिग होता है, बड़ा होता है, और इसमें स्मॉल होता है, काफी छोटा। ये कुछ अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है, सेल वॉल नहीं होगी किसमें, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मजबूती किसको चाहिए, प्लांट्स को। प्लांट्स को बाहर रहना है, आंधी तूफान से लड़ना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। इस वजह से सेल होती है, वो वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर पाई जाती है, इसमें डायरेक्टली पाई जाती है, लेकिन इसमें सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं किसमें, पादप कोशिका में, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। वैक्यूल्स होता है दोनों में, लेकिन इसमें बड़ा होता है काफी ज्यादा, और इसमें काफी ज्यादा छोटा होता है, किसमें, जंतु कोशिका में। तो सबसे पहले प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड्स होते क्या हैं, देखो प्लास्टिड्स जो होते हैं पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पहली बात तो 3 तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं पौधों की कोशिका में। सबसे पहले प्लास्टिड होते हैं, उनका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे हिंदी में हरित लवक। ठीक है, हरित लवक का काम क्या होता है, पहली बात तो रंग देना। इनमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है रंग, एक तरीके से। इसकी वजह से पत्तों का रंग या फिर जो प्लांट होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और दूसरी बात, इसका सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। किसमें, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इसमें मदद करता है। अगर मान के चलो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा एक पौधे के अंदर या एक पेड़ के अंदर। ठीक है, तो 2 काम हो गए हरित लवक के, क्या क्या, एक तो रंग देना, कौन सा रंग, हरा रंग पत्तियों को, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। दूसरा जो होता है प्लास्टिड, उसका नाम है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, कई सारे कलर्स का क्या होता है, एक तरीके से वर्ण होता है। इसका काम क्या है, फलों को, फूलों को, नए नए अलग अलग तरह के फूल फल के रंग होते हैं, वो देखे होंगे, वो किसकी वजह से हो जाते हैं, इसकी वजह से। इसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स, डिफरेंट कलर पिगमेंट्स किसमें होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में, जिसकी वजह से फलों का और फूलों का अलग अलग रंग होता है। और एक होता है बेटा श्वेत लवक, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसका कोई कलर नहीं होता। अगर कलर की बात करूं तो ये कलरलेस है। ये कैसा है बेटा, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका काम बहुत सारी चीजों को स्टोर करने का होता है, जैसे भोजन को स्टोर करने का, स्टार्च को स्टोर करने का काम होता है, प्रोटीन को स्टोर करने का भी काम होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखता है। तो 3 तरह के हमने क्या पढ़े, प्लास्टिड्स पढ़े, जिसमें पहला था क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, पहले को बोलेंगे हिंदी में हरित लवक, दूसरे को बोलेंगे वर्णी लवक और तीसरे को श्वेत लवक। ठीक है, तीनों के काम अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लास्टिड्स किसमें पाए जाएंगे, जंतु कोशिका में पाए जाएंगे क्या, नहीं, किसमें पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पादप या प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में। ये हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की या फिर रिक्तिका, इसको बोलते हैं रिक्तिका हिंदी में। इसका काम कुछ नहीं, इसमें वाटर स्टोरेज रहता है बेटा, पूरी तरह से, बहुत ज्यादा वाटर स्टोरेज। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इसमें बहुत बड़ा पार्ट वैक्यूल्स के द्वारा ही घिरा हुआ होता है। ठीक है, पानी, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो होता है, अन्य पदार्थों का संग्रहीकृत करता है, स्टोर कर, संग्रहण का मतलब स्टोरेज। इन चीजों को ये क्या करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है, क्या, वैक्यूल्स।
प्रोटीन और शर्करा का भंडार भी करता है, किसके लिए? पौधों के लिए। पौधों में विशेष रूप से स्टार्च की जरूरत होती है, शर्करा की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो कहां पे रहेगा वो सारी चीजें? किसके अंदर? वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और पानी का सबसे बड़ा स्रोत है एक तरीके से, पानी सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाएगा? वैक्यूल्स के अंदर, ठीक। पौधों में या कोशिका में दबाव बनाए रखने में सहायक है। पानी अंदर से रहता है तो बाहर की तरफ दबाव बना रहता है, तो जिससे कोशिका का जो संरचना है वो ठीक रहती है, कोशिका जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में भी मदद करता है, ठीक है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं पहले तो स्टोर भी करेगा और फिर उनको खत्म करने में भी मदद करेगा। फूलों, फलों, पौधों में रंग देने के में भी सहायक होता है। सहायक होता है, बनाता नहीं है, देता नहीं है। देने का काम तो किसका है? प्लास्ट का, लेकिन ये सहायता करता है उस चीज की। इसके खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? एंटनी वॉन लीवनहॉक, ठीक है। एंटनी वॉन लीवनहॉक कौन है? जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज करी थी। लिविंग सेल जो पहली क्लास में मैं बता चुका हूं, पहली क्लास में मैं सारा जो भी डेवलपमेंट हुआ कोशिका का किस तरह से, वो सारी चीजें बता चुका हूं। वो बेटा पिछली क्लास में आप जाके देख सकते हैं। ये उस क्लास का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और आशा करता हूं कि सेकंड पार्ट भी आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जिसमें मैंने सारे जो प्लांट की कोशिका के जो भी अंग है इंपोर्टेंट, जो आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी एसएससी के एग्जाम्स में आता है, ऐसा ना समझें कि सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी के लिए। बहुत सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सब एग्जाम्स में कोशिका से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे मैंने क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट थे वो कवर कर रखे हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए।